अली अमीन गंडापुर एक और धमकियों भरी तकरीर के साथ सामने आ गए हैं। इदारों को अपनी इस्लाह करने की धमकी नुमा मशवरा दे रहे हैं। पता नहीं किसे सुना रहे थे कि वो ना तो चापलूस हैं, ना किसी के चमचे हैं, ना किसी के गुलाम हैं, ना किसी के बाप के नौकर हैं और ना ही किसी के मजारा हैं। धमकी दे रहे थे कि अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट करना उन्हें भी आता है। अली अमीन गंडापुर आज इदारों से जवाब मांग रहे थे और धमका रहे थे कि अगर उन्हें जवाब ना मिला तो वो बोलेंगे और ऊंची आवाज में बोलेंगे। वो जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ आवाज बुलंद करने को जिहाद करार दे रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चैलेंजेस का सारा मलबा भी अली अमीन गंडापुर ने इदारों पर डाल दिया है। 16 बरसों से, जी हां 16 बरसों से हुकूमत में है और इल्जाम इदारों पर लगा रहे हैं कि उनके गलत इकदामात की वजह से पुलिस और पख्तून कल्चर तबाह हो गया है। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उन्होंने एपेक्स कमेटी को बता दिया है कि उनकी पुलिस और अवाम का एतमाद खत्म हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में खून बह रहा है और वो एपेक्स कमेटी को मुसलसल कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करें, मगर किसी को परवाह ही नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो अब खुद, जी हां, वो अब खुद अफगानिस्तान अपना एक वफ्द भेजेंगे। रियासत अपनी पॉलिसी अपने पास रखे, वो अपने सूबे के अवाम की जिंदगियां बचाने के लिए अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। नाजरीन, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में विफाक और फौज के लिए नफरत पैदा की जा रही है। मुसलसल तीसरी बार खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिलने के बावजूद तहरीक इंसाफ डिलीवर करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। आज हालात ये हैं कि सूबे के पास अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। फंड्स की कमी की वजह से कोई तरक्याती मंसूबा शुरू ही नहीं हो पा रहा। अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए अवाम के जहनों में गंद घोला जा रहा है। लकी मरवत और बाजोड़ की पुलिस एहतजाजन धरना दिए बैठी है। मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुतालबा किया जा रहा है कि फौज खैबर पख्तूनख्वा से निकल जाए। अलमिया तो यह है कि पहले यही लोग फितना और खवारिज को खैबर पख्तूनख्वा में लाए, सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले हुए। अब यही लोग, जी हां, यही लोग फौज को हटाने की बात कर रहे हैं ताकि खारजी आजादाना घूम फिर सकें। कौन वो दिन नहीं भूल सकती जब सवात की गली बाजारों में मासूम शहरियों के सर काटे जाते थे, लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी थी, मलाला को स्कूल जाने के जुर्म में सर में गोली मारी गई। तब यही फौज थी जिसने खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया और सवात समेत पूरे इलाके को अमन का गहवारा बनाया। पाक फौज ने यह अमन मुज़ाकरात के जरिए नहीं, अपनी जानों की कुर्बानियां देकर कायम किया था। आज के अमन के पीछे हमारे पूरे मुल्क के जवानों का खून है। आज तहरीक इंसाफ किस मुंह से मुज़ाकरात की बात कर रही है? किस मुंह से मुतालबा किया जा रहा है कि रियासत अपनी पॉलिसी अपने पास रखे, पड़ोसी मुल्क के साथ वो खुद मुज़ाकरात करेंगे? क्या ये मुतालबात गैर आइनी और मुल्की सलामती के खिलाफ नहीं है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बारहा विफाक को बता चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। विफाक आगे बढ़े और मामलात को संभाले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्या विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का सोच रही है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी क्यों बार बार विफाक से मुतालबात और मामलात संभालने की बात कर रहे हैं? और अगर विफाक ने कोई इंतहाई कदम उठाया तो बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे या फिर जमहूरियत के अलमबरदार बनकर हुकूमत को जमहूरी रिवायात का दर्स देंगे? इसी पर आज के शो में बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और आज सीधी बात जोन के अंदर इस वक्त मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल परवेज संधेला साहब ने, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम सर। मेरे साथ बने हुए हैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। अब से थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त भी इस शो के अंदर हमारे साथ बन जाएं और जैसे ही उनका राब्ता हमारे साथ होगा हम उनको आपसे रूबरू कराएंगे। शो का आगाज़ आफ्ताब जहांगीर साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। क्या अली अमीन गंडापुर साहब ये कह सकते हैं कि रियासत की पॉलिसी एक तरफ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, रियासत की पॉलिसी एक तरफ, लेकिन जो पड़ोसी मुल्क है आपका और पड़ोसी दुश्मन मुल्क है उसके साथ वो अपना वफ्द भेज करके खुद डायरेक्टली मुज़ाकरात करेंगे? कैन ही डू दैट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया विनिश कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और मुझे आपके लिए नेक ख्वाहिशात कि आप जो है दोबारा एक अच्छे चैनल की तरफ जा रही हैं, कौमी चैनल में, तो उसके लिए नेक ख्वाहिशात आपके लिए। अच्छा देखें, बात ये है कि विनिश के जो पड़ोसी मुल्क दुश्मन जिसको आप कह रहे हैं, मैं समझने से कासुर हूँ कि हमारा दुश्मन मुल्क पड़ोसी कौन सा है। खुल के जरा नाम ले लें। अफगानिस्तान की बात कर रही हूँ सर। आपने अली अमीन गंडापुर साहब की तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो उन्होंने भेजी है वो आपने सुनी होगी ना?
जी जी जी, सुने सुने सुने, आपने इसको पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क कहा है। ये बात एक बड़ी अहम है मेरे लिए, और बड़ी मतलब मैं हैरान कौन हूँ कि आज हमारा जो पड़ोसी इस्लामी मुल्क, जिसकी खातिर हमारी सारी सियासत उसी के गिर्द घूमती है, हमारी सारी खारजी पॉलिसी और अंदरूनी और जितनी भी बैरूनी पॉलिसीज हैं वो सब इसके गिर्द घूमती हैं, उसको आपने एक दुश्मन मुल्क कहा है। ये मेरे लिए एक नई खबर है, और मैं भी कोशिश करूंगा कि कहीं पर इस मौके को इस्तेमाल करूं, और जब मुझसे कोई पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि एक मेरी एंकर बहन है जिसने ये कहा था कि ये दुश्मन मुल्क है। अच्छा, सर मैं बहरहाल तो जो कह रही हूँ मैं तो उस पर कायम हूँ, आपको नहीं लगता? आपको लगता है दोस्त मुल्क है? नहीं, आप क्या मैं समझते हैं? बिल्कुल मैं समझता हूँ कि दोस्त मुल्क है, और हमें अपने पड़ोसियों से वही रिश्ता रखना चाहिए कि जो एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से होता है, ना कि हम उसके इस्तेमाल कर कर अपनी पॉलिसीज को बनाएं। बहरहाल देखें, बात यह है कि इस वक्त जो हालात है केपीके के अंदर, वो भी आपको मालूम है, और उसकी वजह भी मालूम है आपको। मिनीश, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं, आप डेली मुख्तलिफ नहीं लोगों मुझे से पता है सर, मुलाकात उसकी वजह आप लोग की परफॉर्मेंस बहुत खराब है। सारा मलबा अब आप सर, जो है एस्टैब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं, काम ये आपने कोई नहीं किया, मुझे पता है उसकी वजह। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब है तो आप इलेक्शन फेयर करा लें, उसमें क्या हर्ज है? अवाम का फैसला है ना, कि अवाम फैसला करेगी कि हमारी पॉलिसीज राइट। अच्छी नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ये मैं और आप कौन होते हैं तय करने वाले? अवाम तय करेंगे कि जी वहाँ के हुकूमत से वहाँ के लोग खुश हैं कि नहीं है। आप फेयर इलेक्शन करवा लें, और फेयर इलेक्शन आपने जैसे कराची में कराया ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे आपने पंजाब में कराया ऐसा नहीं, जैसा होना चाहिए इलेक्शन वैसा इलेक्शन करवाएं, फिर आप रिजल्ट देख लें। अगर आवाम हमें मुस्तरद कर, आवाम तो बिल्कुल वेलकम, आप आएं और हुकूमत करें और इस मुल्क को कामयाबी के डगर पे लेके जाएं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आप मुझे ये कहती हैं सीनियर रहनुमा, ये नहीं कहती कि फॉर्म 45 के एमएनए। आपको कहना चाहिए पीटीआई के लोगों को फॉर्म 45 के एमएनए, और हम फॉर्म 45 के एमएनए लोगों ने हमें मुंतखब किया, कराची के बाशऊर आवाम ने। वो समझदार आवाम है। पाकिस्तान को 65% रेवेन्यू कमा के देने वाला शहर कराची 90% से सिंध को चलाता है। वहाँ की बाशऊर आवाम ने हम पर एतमाद किया, तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया, तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज पर एतमाद किया और हमें कामयाब बनाया। तो इसी तरह दोबारा अगर आप चाहते हैं कि जी तो अर्ली इलेक्शन करवा के भी ये देख लें कि जी केपीके के अंदर लोग खुश हैं कि नहीं है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि केपीके की पुलिस जो है वो धरना देके बैठी हुई है मरवत के अंदर, बेनूर के, हर दूसरी जगहों पे। वो फौज से कह रही है आप बाहर चले जाएं, हम इसको संभाल लेंगे, हम इसको बेहतर कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। उसकी कोई तो वजह होगी, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि आपने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने सूबे को विफाक के खिलाफ खड़ा करना है। आपने विफाक की पॉलिसीज की नफी करनी है। आप कराची की बात करते हैं, उसका मुकदमा लड़ते हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, आप उसका मुकदमा लड़ते हैं कि भाई हमारी मर्जी, हम जो चाहे मर्जी करें, परफॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी हो, आवाम हमें वोट करिए। लेकिन आप विफाक के बारे में नहीं सोच रहे। विफाक के अंदर जो नुमाइंदा है उनको भी तो किसी ने वोट किया होगा ना सर? जी सर। अच्छा सुने विनिश, आपको मैं एक बात बताऊं, बाखुदा मैं आपको सही बात बता रहा हूं, आपको भी मालूम है कि हकीकत क्या है। अगर आप ये समझती हैं कि यहाँ पर हम चैनल्स पे बैठकर लोगों को खुश कर लेंगे झूठ बोलकर, लेकिन वो जो कंधे के दोनों तरफ फरिश्ते बैठे हैं वो लिख रहे हैं, वो जब मैं बोलूंगा वो लिख रहा होगा कि ये झूठ बोल रहा है, ये दिल के अंदर कुछ और। आपको भी मालूम है कि जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी 2024 को, उसका क्या रिजल्ट है। अगर आप इकरार ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन ये आपको मालूम है क्योंकि आप दोस्ती निभाती हैं। सही जो बात है, आपके ताल्लुकात पीपल्स पार्टी और नून लीग के बहुत अच्छे हैं और आप उनको खुश करती हैं। आप मेरे साथ इतने, लेकिन आप सच नहीं बोलती। ये गलत बात, गलत बात। आफ्ताब भाई मेरे तो ताल्लुकात आपसे भी बहुत अच्छे हैं। आप लगातार उस टाइम से सीधी बात का हिस्सा हैं जिस टाइम से आपके जो लीडर है इमरान खान साहब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ करके, मैं जिस चैनल पे काम करती थी वहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन आता था कि भाई इस शो को बंद करा दें, इस शो को सेंसर करा दें। सर आप तब भी मेरे शो में आते थे, मेरे तो आपके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अभी कल मेरे साथ शो में हुमायूं मेमन साहब थे, मेरे तो उनके साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। कोई सच और हक की बात होगी वही करूंगा। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखें, आपको भी मालूम है बाकी दुनिया के अंदर मुल्क तरक्की उस वक्त करते हैं जो जमहूरी मुल्क होते हैं या दूसरे ममालिक, वहां पर फेयर इलेक्शन होता है, अवाम को राय देने का हक हासिल होता है, अहम मैनिफेस्टो के ऊपर अवाम जो है वो वोट डालती है। इस तरह नहीं होता कि जिस तरह हमारे मुल्कों में हो रहा है कि हम वोट किसी को डालते हैं, निकलता किसी और का है। हम वोट अभी हमारे परसों कैंडिडेट को, एक सूबाई कैंडिडेट को जो है जी वो नाहिल करार दे दिया है। क्या जी रिकाउंटिंग के अंदर जी वो वोट जो है उसके कम निकले, उसके ज्यादा निकल आए और 8-7 हज़ार वोट जो है वो हो गए, कलदम करार दे दी गई कि जी वो
तो सही वोट नहीं थे। तो अब मुझे बताएं कि ये इस किस्म के सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही कर सकते हैं ना कि भाई जिसकी भैंस, जिसकी ताकत उसी की भैंस है, जिसकी बांसुरी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है जी परवेज संदेला साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी माइट इज राइट, माइट इज राइट, ये बात करें जी सर। लाठी जो है वो आपको पता है और भैंस जो है वो भी आपको पता है। नहीं वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन लाठी कौन है भैंस कौन है बता देना। हाँ बताइए, मैं फिर संदेला साहब से खुल के बात हो रही है, खुल के बात करें, मैं आपको अभी इसका जवाब ले देती हूँ जी। बताइए कौन है लाठी, कौन है भैंस? लाठी आपको पता है और भैंस जो है वो आपको पता है, जो खड़े होकर ये क्या बात है? तो यही नहीं पता होता कि वो बात क्या कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की बात कर रहे हैं, उन्हें ही नहीं पता होता वो क्या बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर खुल के बात कर रहा है सर, जो बात कर रहे हैं नहीं खुल के बात कर रहे होंगे, लेकिन उनको बात करते हुए पता नहीं लगता कि वो क्या बोल रहे हैं। मुझे लगा कि आप मैं भिखारी की बात कर रहा हूँ। संदेला साहब आपको समझ आई है किसकी बात कर रहे हैं? मुझे तो 1 मिनट की लगा शायद। नहीं 30 सेकंड नहीं, आप पूरा टाइम लें, मैं आपको भी 3 मिनट नॉन स्टॉप दूंगी। जी सर जवाब दे दूं जी सर, 30 सेकंड में इसका जवाब दे दूं कि लाठी किसके पास है, भैंस किसके पास है, और कौन लाठी और कौन भैंस है। आपको पता है जब जावेद हाशमी साहब ने कहा था कि इस दफा नवाज शरीफ को अदालतों के जरिए निकाला जाएगा था, आपको याद है ना? फिर वो वैसा हुआ, और फिर जब नवाज शरीफ को निकाला गया तो जिसके हाथ में लाठी थी ना, वो अपने अपने एक एक अदारे में एक एक जगह पे गया, हर जगह पे जाकर उसने बताया कि इस दफा हमने इलेक्शन में क्या करना है और इमरान खान को कैसे लाना है। और फिर वो जब वो सब कर लिया गया और इलेक्शन वाले दिन फिर भी ना मैनेज हुआ, तो फिर फॉर्म 45 इशू ही नहीं किए थे, लाठी उसके हाथ में थी। और फिर जब वो भी मामला ना हुआ, नवाज शरीफ 2018 में क्लीन स्वीप कर रहा था, तो फिर आरटीएस बिठाया गया, लाठी उसके हाथ में थी। और फिर उसके बाद जीतने के बाद जिसके हाथ में लाठी थी, उसने शाहिद खान अब्बासी से लेके एहसन इकबाल से लेकर उसने नून लीग का या अपोजिशन का कोई बंदा छोड़ा नहीं था, क्योंकि ख्वाहिश थी कि सारी की सारी अपोजिशन जेल में होनी चाहिए। लाठी उनके हाथ में थी, लेकिन अब वो लाठी इमरान खान साहब के हाथ में नहीं है, और वो चाहते हैं कि लाठी मेरे हाथ में आ जाए ताकि मैं दोबारा फिर बाहर आऊं। अब वो जो अपनी पेशियों पर कहते हैं ना नैब वाले को कि मेरी बीवी को तुमने मतलब कि जेल में डाला, तुम्हारी वजह से जेल में डाली है, बाहर आ जाऊं, बस मेरे हाथ में लाठी आ लेने दो, फिर मैं तुम्हें भैंसे बनाकर पूरे मुल्क में भगाऊंगा। वो लाठी की तलाश में है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे लगता नहीं है कि अब लाठी इनको कभी कोई अवेलेबल होगी। तो अब क्योंकि वो लाठी इनके हाथ में थी, ये सब कुछ करते रहे, और अब लाठी नहीं है इनके हाथ में, तो इनको लगता है कि वो लाठी किसी और के हाथ में नहीं है। वो लाठी वाठी किसी के हाथ में नहीं है। आप अपने जो जिसे कहते हैं ना कि वो एक जो जुल्म और ज्यादतियां की हुई हैं, अब वो आपके साथ हो तो नहीं रही, लेकिन आपको महसूस बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो लाठी वाठी किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा 1 मिनट, मैं सवाल करना चाहती हूँ संदेला साहब से, लेकिन आफ्ताब भाई मैं आपके पास आऊंगी, बाकायदा तौर पर आपको पूरा वक्त मिलेगा मौकफ देने का। इस तरह से क्रॉस टॉक होती है बिकॉज आप दोनों जो है एक वीडियो सोर्स में है, सो काइंडली एक दूसरे की जो बात है वो अपनी बारी पर तहम्मुल से सुनिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। अच्छा मेरे से मैं जो आपसे बेसिकली संदेला साहब सवाल करना चाहती थी, ये तो चले आपने कथारसिस कर दिया और आपने जवाब दिया जो कि आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे थे। मेरा सवाल आपसे कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं, जो कि गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के, वो आए रोज विफाक को दुहाइयां देते रहते हैं कि भाई हालात बड़े खराब है, विफाक को कुछ करना चाहिए, हालात बड़े खराब है, विफाक को कुछ करना चाहिए। और कुछ करने का उनका जाहिर सी बात है, हर बच्चा जानता है कुछ करने से मतलब ये होता है कि जी गवर्नर रूल लग जाए, गवर्नर राज का जो है किसी तरह से इनेकाद हो जाए। तो क्या कहीं पे मतलब दिमाग में कहीं पे विफाक में ये चहम गोया या ये बातें हो रही हैं कि जी अगर हालात बहुत खराब हो गए तो वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ गवर्नर रूल? इज दिस अ पॉसिबिलिटी सर? देखिए गवर्नर राज जो है ना वो कभी भी ना लगे, ये कभी किसी की ख्वाहिश भी नहीं होती गवर्नर राज लगे, क्योंकि गवर्नर राज लगने से आपने देखा पाकिस्तान से कम 20 साल के लिए क्रिकेट चली गई थी गवर्नर राज लगने से, जब पंजाब में लगा था। तो ये गवर्नर राज लगने से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सब कुछ करने का मौका मिलेगा जो शायद अभी किसी वजह से वो नहीं कर पा रहा है। तो गवर्नर राज जो है वो मेरे ख्याल में आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल में ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जमहूरी मुल्कों में अगर आप गवर्नर राज लगाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि मामलात उस नहज तक पहुंच चुके हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो गवर्नर राज आखिरी ऑप्शन होगी, अगर हुई तो, अगर वो डिस्कस भी हो रही है तो अभी मेरे ख्याल में उसमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बात जेहन में रखनी चाहिए जो डिस्कस हो रही है, दैट इज माय क्वेश्चन। जिस किस्म के मामलात चल रहे हैं, जिस किस्म की चीजें चल रही हैं, जाहिर है किसी न किसी जगह पे ये चीजें तो साथ में डिस्कस होगी ना। कि अब गंडापुर साहब ने जिस तरह मुझे ये लग रहा था कि जो केपीके की असेंबली है वो भारतीय लोकसभा है,
राज्यसभा कहते हैं उसको, जो भारतीय मतलब पार्लियामेंट है वो है। मुझे तो वो पाकिस्तान के किसी सूबे की पार्लियामेंट लग नहीं रही थी। वहां से जिस किस्म की तकरीरें हो रही थी, वहां पे जिस किस्म का माहौल बना दिया गया था, क्या लगता था कि ये पाकिस्तान के किसी सूबे की पार्लियामेंट है? मुझे तो ये किसी दुश्मन मुल्क की पार्लियामेंट लग रही थी। जिस किस्म की वहां से गुफ्तगू हो रही थी, वहां से जिस किस्म की नशरियात चल रही थी, वहां पर जो गंडापुर साहब जो है वो 8-9 घंटे माफिया मांगने के बाद वापस जाकर जिन्होंने पैंतरा बदला और जाकर वहां पर जो सारे के सारे वफाक पर खोल दिए गए, तो वो मेरे ख्याल में इन चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं तो डिस्कस हो रहा कि अगर कोई ऑप्शन नहीं बचेगी, गंडापुर साहब उस गली की नुक्कड़ तक लेके जाएंगे जहां पे आगे कोई रास्ता नहीं होगा, तो फिर हो सकता है कोई ऐसा रास्ता हो, फिर हो सकता है कोई ऐसी सोच आ जाए कि वहां पे गवर्नर राज लगाया जाए। लेकिन ऐसा होना इसलिए नहीं चाहिए। बिनच देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जो 1971 वाली वीडियो इमरान खान के ट्विटर हैंडल से अकाउंट हुई ना, वो अभी बार बार सामने आती है। जिस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरफ लेके जाया जा रहा है, देखें जो दूसरे मुल्क से मुज़ाकरात होते हैं, जो पॉलिसी होती है वो मरकज बनाता है। जब कोई सूबा ये उठकर कह दे कि मैं मरकज की साथ में फौज की किसी किस्म की अफगानिस्तान की पॉलिसी पर अमल पैरा नहीं हूंगा, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, फौज या फिर मरकज क्या सोचता है मैं खुद तय करूंगा, खुद मुज़ाकरात करूंगा, खुद अपने नुमाइंदे वहां पर भेजूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो 1971 वाली फिल्म जो है अभी तक उनके दिमाग में फंसी हुई है। हम लोग शायद भूल गए हैं, हमें लगा कि वो बेहतर हो गए हैं, लेकिन वो वहीं पे अटके हुए हैं, वो उसी सिमत में आगे जा रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें आपको उस तरफ लेके जाती हैं, गवर्नर राज लगाया जाए। लेकिन जाहिर है अब 12 साल से जिस सूबे में काम तो हुआ कोई नहीं, अरबों रुपए का जो सूबा है वो मकरूज हो गया, तो वो पैसे कहां पर लगे? ये बात पीटीआई की बहुत वैलिड है संथेला साहब कि लोग इनको वोट कर रहे हैं डिस्पाइट ऑल द बैड परफॉर्मेंसेस। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम फिर भी इनकी दीवानी है, वो इनको वोट कर रहे हैं। देखिए, और फिर जमहूरियत में तो यही होता है ना, जो आवाम का फैसला वही जमहूरियत है। अगर आपने जमहूरियत और जमहूर के हिसाब से मुल्क चलाना है तो देखिए, अगर तो आप समझती हैं कि ये वोटों से आए हुए हैं, तो फिर मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी गलतफहमी है, ये निकाल देनी चाहिए। इन्होंने जो सारे का सारा सूबा मकरूज किया है, इन्होंने वहां की जो ब्यूरोक्रेसी 10-12 साल में पाली है ना, वो सारी की सारी। फिर आपको पता है कि एक बहुत बड़ी फेवर मिल गई इमरान खान साहब को, स्कूलों के टीचर से लेके अस्पतालों के स्टाफ से लेकर, जहां पे देखा जाए इमरान खान को जो हीरो बना के पेश किया हुआ था। अब वो जो लोग हैं ना, उनके दिलों दिमागों में इमरान खान साहब जो है वो इस तरह बसे हैं कि वो इलेक्शन वाले दिन जो रेगिंग कर सकते हैं इमरान खान के लिए करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ऐसे हलके हैं कि केपीके में हलका है जो NA-15 मियां नवाज शरीफ साहब का, वहां पर सिर्फ एक उसका इलाका काला ढाका है, 22,000 औरतों ने वोट डाला है। बिनच खुदा का खौफ करें, आप अगर कहीं वहां पे गई हैं तो आपने देखा होगा कि हलके में एक इलाके में 22,000 खवातीन ने, वो भी केपीके में वोट कास्ट कर दिया। तो वो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो अरबों रुपया लगा है, वो लोगों पर नहीं लगा, वो लोग नहीं वोट डाल रहे हैं। संदेला साहब, आपकी पार्टी से या पीपल्स पार्टी से इन सारी बातों के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी आप मेरे शो में बता रहे हैं, आप लोग चैलेंज क्यों नहीं करते? इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, शिकायतें लेकर के जाएं। आप इतना भरपूर तरीके से बात कर रहे हैं, राइट फोरम पर जाकर के इस चीज को एड्रेस करें। जिस तरह हर प्रोग्राम के अंदर आफ्ताब जहांगीर साहब फॉर्म 45 फॉर्म 47 ले आते हैं, हर प्रोग्राम में नॉन स्टॉप सवाल पूछा जाए, सवाल ना पूछा जाए, बट यू पीपल डोंट टेल दिस टू द पीपल। नहीं, बिल्कुल, ये देखें, इस पे कैप्टन सफदर तो जिस हल्के की मैंने बात भी, वहां पे तो कैप्टन सफदर इस पे ऑलरेडी बिजी हैं, इस पे ऑलरेडी मतलब कि उन जगहों पे जाकर ये आवाज उठा रहे हैं, बल्कि वो केस लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप बता रहे हैं कि लोग वोट कहां देते हैं केपीके में। केपीके में एक पूरा सिस्टम जो है ना, वो एक माफिया बन चुका है पिछले 11-12 साल में। इन्वेस्टमेंट इतनी की है, वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो अफसरशाही हो, चाहे वो तमाम के तमाम लोग हो, उन पे देखें। वहां पर जो स्कूल के टीचर थे, जो पूरे के पूरा या अदालती अमला या जो लोग इलेक्शन करवा रहे थे, वो आपके सामने ही है कि वो जो रोल अदा करते हैं, जो उन्होंने किया वहां पर, उसके बाद ये 30 दफा हुकूमत बन गई है। मुझे बताएं कौन सा बड़ा अस्पताल बनाया? आप मुझे जरा मेरे 2 से 5 बड़े अस्पतालों के नाम लेके बता दें जो 12 साल में बने हैं। मुझे 5 यूनिवर्सिटियों के नाम देखते जो बनी है। मैं आपको प्रोजेक्ट्स के नाम तो ले देती हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब, स्टिक टू द क्वेश्चन प्लीज। प्रोजेक्ट्स के नाम जरूर दीजिएगा, लेकिन बात आपने वहां से शुरू करनी है। ये कह रहे हैं आप माफिया हैं, ये कह रहे हैं आपको कोई वोट नहीं करता, वहां पर भी आपकी सहूलतकारी होती है, आपका पैसा चलता है। जवाब दीजिए सर। पूछेंगे कि संदेला साहब ने पाकिस्तान में आकर वोट कास्ट किया था अपना? जी, मैंने सर जितने जलसे थे, मैंने 4 महीने हॉलैंड से वापस आकर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया था, और इलेक्शन के 1 महीने बाद वापस आया था। मैंने नून लीग के 15 के 18 जलसे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी आपकी लाहौर में?
पूरा पाकिस्तान था सर। मैंने मानसेरा वाला भी कवर किया था, मैंने एबटाबाद देखो, वाला किया कवर था, मैंने किया था ना, हरुणाबाद वोट वाला भी किया कहाँ पे था, डाला? मैंने मुजफ्फराबाद, वोट मैंने कहाँ पे डाला? पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे जाके पूरे मैंने पाकिस्तान पूरे में के आपने पूरे वोट देखे डाल थे दिए। सर। यही तो हमारा मसला है। हम यही तो कहते हैं कि यार पूरे पाकिस्तान में आपने हमारे मुकदमात बना दिए। हम रहते हैं कराची के अंदर और मुकदमा मेरा बन गया है जाके मियांवाली में, मुकदमा बन गया मेरा जाके लाहौर में। हम यही तो कहते हैं हम इंसान हैं, कोई फरिश्ते थोड़ी हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में जाके वोट डाल देंगे। आपके फरिश्ते तो पूरे पाकिस्तान में वोट डाल रहे हैं बकौल आपके। अच्छा देखिए, बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि मेरा इलेक्शन हुआ, मैं वहां 24 घंटे बैठा रहा। मैं इसलिए फॉर्म 45 की बात करता हूं बिनिश के मैं उसका विक्टिम हूं। मैं उसका अपने हल्के के लोगों का जो नुमाइंदा हूं, वो वहां पे मौजूद नहीं है। हल्के के लोग कहते हैं कि हम मानते ही नहीं है उस बंदे को जो आपकी हमारी नुमाइंदगी कर रहा है वहां पे। जब मैं वहां से मेरा इलेक्शन हुआ, मैं तीसरे दिन मैंने जाके इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी कि जी मेरे पास फॉर्म 45 हैं, इनके फॉर्म 45 भी प्रोवाइड कर दिए जाए, रिकाउंटिंग कर ली जाए। यहां तक लिख कर दे दिया मैंने। लेकिन आज तक ना फॉर्म 45 आए है और न ही फॉर्म रिकाउंटिंग हुई। इसका मतलब क्या है कि आपने बाद में जाके पूरा मैनेज किया। मेरे पास जो फॉर्म 45 आ रहे हैं विद इन 6 आवर्स, वो क्या जाली है जो मैंने बनाए? वो स्टैंप जाली हैं, वो सिग्नेचर जाली हैं आरओ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जो मुझे मिले। भाई आखिर हम खड़े हो रहे हैं, लोगों के पास जाते हैं, अदालतों में जा रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कि आपके सामने देखें, इलेक्शन जब तक फेयर नहीं होगा, चाहे फेयर इलेक्शन होगा तो जो लोग जो पसंद करते हो गई ये बात। होंगे। अब जरा वो जो भी ये संदेला साहब कह रहे हैं 5 अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, जो हमारे भी, तो इनको देखें, नाम दे दे मैं भाई, आपको प्लीज इनको बताऊं, नाम दे दे हमारे ताकि मैं ब्रेक पे जाऊं। अच्छा हमारे अस्पताल सुन लें आप जी कि हमने हेल्थ कार्ड इशू किया और कहा कि पूरे केपीके के अंदर अस्पताल सुने ना, ये अस्पताल ही तो है कि 10 लाख रुपए तक का इलाज हर आदमी के लिए फ्री कर दिया। और इवन ये नहीं, नाम बताएं भाई। सर नाम बता रहा हूं ना, ये हेल्थ कार्ड जो है पूरे पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर। भाई अस्पताल का नाम बताए ना, छोड़े वो हो गया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आगे अस्पताल का नाम बताएं। मियां शफी हॉस्पिटल, मियां नवाज शरीफ हॉस्पिटल। और भाई जो मैं मियां शफी हॉस्पिटल, मियां नवाज शरीफ हॉस्पिटल, सुन तो मियां नवाज शरीफ हॉस्पिटल कहाँ पे बनाया आपने? सर वही तो मैं पूछो, वो रायगंज के अंदर बनाया, जाती उमरा के अंदर बनाया। आपने बनाया वो? ये अस्पताल का नाम नहीं बताएंगे, इनसे यूनिवर्सिटियों का नाम पूछे। आज आपने बिनश नाम पूछने हैं इनसे अपना जो केपीके में बनी है। संदीला साहब सुने मेरी बात, सुने, मैं आपको एक बात बताऊं। मैं हूं ना, मेरा ये बनता है कि अगर मैं बीमार हूं तो मेरे अस्पताल फौरी पहुंचना चाहिए, मेरा इलाज होना चाहिए। चाहे अच्छा आप हंस लें, 10 लाख रुपए तक का इलाज हम केपीके के जो लोग यहाँ मौजूद थे, जिनके वोट वहां पे थे, जिनके शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस केपीके के थे, यहाँ पर हमने बेशुमार हॉस्पिटल्स में और बेहतरीन हॉस्पिटल्स के अंदर उनका इलाज करवाते थे। इसी तरह पंजाब के अंदर हमने बिनिश ने भी फायदा उठाया होगा, अगर खुदा ना खास्ता बीमार हुई होगी, कि इनके लिए भी 10 लाख रुपए का जो है इलाज फ्री कर दिया हमने। ये सबसे बड़ी हेल्थ की वो थी। हमने बच्चों के लिए तालीम फ्री करी केपीके के अंदर, हमने लोगों के लिए मसाइल हल किए, लोगों को रोजगार पे खड़ा किया। हमने शौकत खानम, तीसरा शौकत खानम जो बहुत बड़ा शौकत खानम है, वो कराची के अंदर डीएचए के अंदर हम बना रहे हैं, समझे ना, डीएचए सिटी के अंदर। तो ये लोगों के लिए आफ्ताब भाई, ये जो आप लोगों ने अगर इतना काम किया है, अच्छा मेरा सवाल ले लीजिए सर। अच्छा ठीक है सर, 3.5 साल में 2 साल कोरोना के निकाल कर है, 1.5 साल की परफॉर्मेंस हमारी ये है कि हमने फैसलाबाद के अंदर दोबारा से मशीनरी को ऑन कर दिया, लोगों ने लिख कर लगा दिया। लेकिन सर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और अवाम में एतमाद नहीं है, तो ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई की हुकूमतें क्या कर रही थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? सर गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं ये तो बताएं ना। ये फिर हालात ऐसे क्यों हो गए? 6-7 महीने हुए गंडापुर साहब को। ये हालात इसलिए हो गए कि उन्हें ये पता चल गया कि जी एक बहुत बड़ी ताकत है, और जिस तरह अभी मेरे दोस्त ने कहा था, तो उन लोगों को वो पसंद नहीं आ रही ताकत। वो ये चाहते ही नहीं है कि जी पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन के जरिए कोई हुकूमत आए। समझे ना, अभी इन्होंने 71 की बात आ गया सर पॉइंट आ गया। अच्छा आप लोगों की इजाजत से एक तो ब्रेक लेनी है सर, मैं इसको कंटिन्यू करते हैं। आफ्ताब भाई यही हालात थे करते हैं। तैमूर तालपुर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर लिया है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू वेरी मच तैमूर तालपुर साहब। अगेन दिस मैन इज ऑन व्हील्स।
सफर कर रहे हैं, अंग्रेजी या उर्दू वाला जानती हूँ, लेकिन इस ब्रेक के बाद विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया हुआ जी तैमूर तालपुर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। मेरे साथ बने हुए जी आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एंड परवेज संथेला साहब रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। तैमूर साहब, आपने ना पहले सेगमेंट का पूरा एक्शन मिस कर दिया। क्या क्या परफॉर्मेंस आफ्ताब जहांगीर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नहीं बताई, जो अस्पताल इन्होंने गिनवा दिए, जो खिदमात इन्होंने गिनवा दी है। लेकिन इसके बावजूद फैसल करीम कुंडी साहब, आपके गवर्नर, हमारे गवर्नर, वो बार बार ये कह रहे हैं हालात इतने खराब हैं, हालात इतने खराब हैं। विफाक को कह रहे हैं कि कुछ करें, गवर्नर रूल की तरफ जो है आप सोचें इस बारे में। 18वीं तरमीम के बाद ये कैसे हो सकता है? विफाक कैसे इंटरफेयर कर सकता है और विफाक आपकी क्या मदद करेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो में लिया। मैं समझता हूँ कि अगर आपको केपीके की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का पूछना है, तो जो परफॉर्मेंस मेरे दोस्त आफ्ताब भाई ने दी है, उस पर तो मुझे बिला झिझक किसी बात पे कोई भरोसा नहीं होगा। पर अगर आप वहाँ की आवाम से पूछेंगे तो वो अपने दर्द रो रो के बताएंगे। ये वहाँ के अस्पतालों की तारीफ कर रहे हैं, हालांकि आफ्ताब भाई को भी पता है और बड़ा क्लियरली पता है कि केपीके से लोग सिंध आते हैं एनआईसीवीडी और दूसरे अस्पतालों में इलाज कराने के लिए। इनके एक्स एमएनएस जब ये हुकूमत में थे, वफाकी हुकूमत इनकी थी, तब भी आके हमारे सिंध के अस्पतालों से आके इलाज कराते थे, खसूसन कराची से। तो ये बात तो इनकी मुझे मजा नहीं दे रही है। मेरे ख्याल से बात जो भी हो हकीकत पसंद वाली करनी चाहिए, और जब आप कोई बात करते हैं तो उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग फुटिंग होनी चाहिए ना। आप और मैं एक बात कर रहे हैं और हमारे व्यूअर्स जो है हम पे हंस रहे हो, तो आई थिंक वी शुड बी मोर रियलिस्टिक एंड आवर अप्रोच शुड बी मोर टुवर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग। और उसके से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी अप्रोच में होना चाहिए कि ये मसले हल कैसे होंगे, ये जो प्रॉब्लम्स है ये हल कैसे होंगी, केपीके की गवर्नेंस बेहतर कैसे होगी। अगर आपका चीफ मिनिस्टर केपीके हर वक्त खुले आम फौज पे तनकीद कर रहा है, मुल्क पे तनकीद कर रहा है, मुल्क के इदारों के तनकीद कर रहा है, गालम गलोच कर रहा है, लोगों की माओ बहनों के बारे में घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको तो आप ना गवर्नेंस कह सकते हैं, ना गवर्नेंस तो बहुत दूर की बात है। इसमें तो कोई जेंटलमैन वाली बात ही ना रही ना आपके पास। जिस किस्म की आपने बातें सुनी है, जिस जो जलसे में जो हमने लफ्ज सुने जो इन्होंने इस्तेमाल किए, तो मैं समझता हूँ ये शख्स कहीं से भी लायक नहीं है चीफ मिनिस्टर केपीके बनने के। तो लेकिन कल बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होके, वैसे तो खैर तकरीर तो वो बहुत अच्छी कर रहे थे, बहुत अच्छी, नो डाउट। बिलावल के हमेशा मैं कहती हूँ कि तकरीर के पूरे नंबर है, लेकिन इन्हीं लोगों के बारे में जो कि गालम गलोच करते हैं, टेलीविजन पे बैठी हुई खवातीन एंकर्स के बारे में, खास तौर पर जिनका ताल्लुक पंजाब से है, क्योंकि ये कहा गया, मैंने नोट रखा, मेरा मूड बने, पंजाब की एंकर्स को, फीमेल एंकर्स के बारे में कहा गया कि उनकी निशानदेही करे, उनको नंगा किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आफ्ताब भाई हौसला कर ले, मैं आ रही हूँ। इट दिस लुक्स बैड ऑन टीवी ना, आपकी आवाज अभी जाएगी नहीं, इट लुक्स बैड। मैं आपकी तरफ आती हूँ, हौसला कर ले सर। आफ्ताब भाई आई कम टू यू तैमूर तालपुर साहब। तो बिलावल भुट्टो जी, तो बिलावल भुट्टो जो उन्होंने नाम लिया नहीं ना, अली अमीन गंडापुर साहब ने नाम लिया नहीं, तो उन्होंने पंजाब की तमाम खवातीन एंकर्स के बारे में बोला। तो तैमूर तालपुर साहब, बिलावल भुट्टो इन्हीं लोगों को कल पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, साथ आगे चलना चाहिए, हमने तो पहले ही कहा था आप पार्लियामेंट न छोड़ें। ये तो वो लोग हैं जो कि अफगानिस्तान के साथ अपने लेवल पर रियासत की पॉलिसी एक तरफ, हुकूमत की पॉलिसी एक तरफ, विफाक की पॉलिसी एक तरफ, अलग से जी सूबे का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि जी हम खुद से जाके मुज़ाकरात करेंगे। सर आप भी तो देखें ना। मैं तो सलाम पेश करता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को कि जो ज्यादतियां उनके वालिद के साथ हुई, जो ज्यादतियां उनके इमरान नियाजी के दौर में उनकी फूफी के साथ हुई, जिस तरह से उसकी फूफी को घसीटते हुए अस्पताल से निकाल के ईद की रात को जेल में डाल दिया गया, जिस तरह से उनके वालिद के ऊपर सख्तियां की गई जेल के अंदर, उसके बावजूद भी वो इस मुल्क की भलाई के लिए, वो इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, वो इस मुल्क का तख्ता वापस अपनी जगह पे लाने के लिए और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आज भी कहते हैं कि मैं हर किसी के साथ बैठ के बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये मुल्क है और वो सियासत को अब सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, और अगर गवर्नर रूल के कोई असर लग गए या हो गया, तो आप उसमें फिर सपोर्ट करेंगे अपने गवर्नर को, या फिर बिलावल भुट्टो हमेशा की तरह अच्छी बातें, अच्छी तारीफ बटोरने के लिए वो जमहूरियत के चैंपियन बनेंगे? बिकॉज गवर्नर रूल इज समथिंग व्हिच इज अलाउड, बट इट इज वेरी वेरी अनलाइकली। It is very unlikely, it is very undemocratic, and it is something that People's Party has never supported and I don't think will ever support. पर जिस तरह के हालात हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये जो सूबा केपीके का है ये चल नहीं सकेगा। मसले मसाइल बढ़ चुके हैं और बढ़ रहे हैं।
और मैं समझता हूँ कोई ना कोई, या तो गंडापुर साहब होश के नाखून संभालें, वरना फिर कोई और ऑल्टरनेट करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत गुस्सा है इनके अपने एमपीज में भी, इनके अपने वज़रा में भी गंडापुर के खिलाफ। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो कम से कम अपने सूबे को बचाने के लिए जाग उठेंगे। आफ्ताब भाई, आप सुन रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी क्या कह अच्छा, रही है, मैं नून सुन लीग रहा नहीं हूँ, कह रही। ये लेकिन देख लें, तालपुर भाई, अगर आप लोगों ने अपना सियासी किबला, सियासी हरकतें ठीक नहीं की तो सूबा हाथ से चला जाएगा सर। जी सर। एक सवाल कर लूं मैं तालपुर साहब से। सर दो करें, आप मैं ही का टाइम सवाल है। कर लूं तालपुर। जी जी। अच्छा सुने, तालपुर भाई ये बताएं कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है या दुश्मन मुल्क है? माफ कीजिए, रिपीट कीजिए क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि तालपुर भाई, अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है या दुश्मन मुल्क है? आफ्ताब भाई, अभी एट द मोमेंट तो जितने हम पे अटैक्स हो रहे हैं, हमारे फौज पे अटैक्स हो रहे हैं, हमारे सिविलियंस पे अटैक हो रहे हैं, वो सारे अफगानिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं, उनकी बेस कैंप्स अफगानिस्तान में है। तो मैं एट द मोमेंट इन हालात में तो किसी सूरत अफगानिस्तान को मुल्क दोस्त मुल्क नहीं कहूंगा, जब तक अफगानिस्तान सामने आए। अपने बहुत शुक्रिया जो तैमूर टेरिटरीज की तालपुर साहब इस्तेमाल हो ये जवाब देने के लिए, क्योंकि अब आप सुने, आफ्ताब आप भाई मेरी को बात, बाकी बातों के अब अंदर सुन मेरी तो बात ले, ये अब बहुत सुन बुरी तो लग ले। गई कि अब जब मैंने सुन- बोला कि अब नहीं, अफगानिस्तान लगी दुश्मन नहीं, मुल्क लगी है। नहीं, लगी नहीं। आफ्ताब अभी मैं भाई, इसका अब जवाब आपको देता समझ हूं। आ गया, जब मेरी पीपल्स बात, पार्टी को भी दुश्मन मुल्क ही मेरी लग रहा है, सिर्फ मुझे नहीं लग रहा, मैं, आप पीपल्स मेरी बात पार्टी को भी सुन ले, लग रहा है। आप जी मेरी सर। बात सुन लेना, मेरी जी पहले सर, बात सुन ले। हुक्म करें सर। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये जितने भी सब कुछ हो रहा है ये अफगानिस्तान गवर्नमेंट, अफगानिस्तान काबुल से हो रहा है। आपका कहने का मतलब ये है कि वो दुश्मन मुल्क है। तो जब दुश्मन मुल्क है तो फिर हम अपने आप पर ज्यादतियां बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? हम इतने कमजोर हो गए कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते? फिर हमारी फौज को, हमारी वफाकी उनके खिलाफ करें, क्योंकि वो अगर इस तरह आकर हमारे लोगों को मारेंगे, लोगों के साथ जुल्म करेंगे, हमारे अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर हम क्या खामोशी से बैठ के देखते रहें? या तो ये कहें कि जी हमें जंग करनी चाहिए अफगानिस्तान से, क्योंकि हमने रोकना है, वो दुश्मन मुल्क है हमारा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नहीं जी, वो उस कुछ वहां के एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स पाकिस्तान के भी हो सकते हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके, जैसे हो रहा है बलोचिस्तान में उतार उतार के गाड़ियों से, और शिनाख्ती कार्ड देख देख कर लोगों को मारा जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको क्या कहेंगे बताएं? जी, हम बलोचिस्तान को क्या कहेंगे? हमारा जवाब दीजिए। बिलावल भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। 16 महीने वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं और अब सूबे ने डिसाइड किया है, अली अमीन गंडापुर साहब ने, कि वो अपने लेवल पर, सूबा अपने लेवल पर वफ्द भेजेगा, रियासत की पॉलिसी एक तरफ। क्या काम किया है भाई बिलावल भुट्टो ने? पूछ रहे हैं आपसे आफ्ताब जहांगीर साहब। बिलावल भुट्टो साहब के आने के बाद जो इस मुल्क का की जो नेबर्स थे, जो हमारे दोस्त थे, उनके साथ जो दुश्मनियां की इमरान खान ने, जिस तरह से हमारे मुल्क का पूरा सिस्टम बिगाड़ा, जिस तरह से चीन से ताल्लुकात खराब किए, जिस तरह से सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात खराब किए, आपको तो मेरे ख्याल से ये भी याद होगा जिस तरह से इमरान खान को उनके सऊदी प्रिंस ने अपने जहाज से ऑफलोड कराया था। तो ये तो हालात हो गए थे। तो उन सब हालात को नॉर्मलाइज करने में रशिया के साथ, टर्की के साथ बिलावल भुट्टो साहब की काविशें हैं, जो कि शहबाज शरीफ साहब भी मानते हैं, जो कि जो भी सेन पॉलिटिशियन है, वो किसी भी ताल्लुक किसी पार्टी से, वो इन चीजों को मानता है और एक्सेप्ट करता है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। ऑल राइट जी, ही इज प्राउड ऑफ इट। नून लीग की तरफ मैं जाना चाहूंगी। परवेज संदेला साहब, बिल्कुल इस डिस्कशन से एक अलग सवाल मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि आने वाले चंद दिनों में ये डिस्कशन होने वाली है। क्या हुकूमत जजेस की जो रिटायरमेंट की जो एज है उसमें इजाफे की जो आईनी तरमीम है वो कौमी असेंबली में लाने वाली है? मेरा ख्याल है जी वो लाने वाली है। अब तो इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। जाहिर है जितना वो डिस्कस हो रहा है तो हुकूमत उस पर काम कर रही है, लाने वाली है। लेकिन मैं जरा ये बताऊं, जो मेरे भाई थे ना, उनको जरा बताएं कि ये जब इन्होंने हुकूमत संभाली थी ना केपी में, तो तकरीबन कुछ 90 अरब उस वक्त मकरूज थी। और कभी 10 साल के बाद चेक करें कि अब जो केपीके की हुकूमत है वो कितनी मकरूज है। आप परेशान हो जाएंगे वो रकम देख करके जितनी वो मकरूज है। यूनिवर्सिटी और अस्पताल एक का भी नाम नहीं बताया आपको। और ये जो जिस सेहत कार्ड का हवाला देते हैं ना, एक सेहत कार्ड पे एक ही बंदे के 15-15 एक ही जगह पे ऑपरेशन हुए हैं। तो वो छोड़े, करप्शन की कहानी है। वो जो एक कार्ड है उससे अगर किसी को फायदा हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन ये अस्पताल का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। देखें अब हो क्या रहा है। अब अफगानिस्तान को लाना है दरमियान में, केपी की असेंबली में तकरीरें करनी। असल जो वो जो पेट में मरोड़ उठ रहे हैं ना, वो इसलिए उठ रहे हैं। 2014 में आपको पता है चाइनीज सदर ने आना था तो इमरान खान साहब वहां पर मेला लगाकर बैठ गए थे।
आपको पता ना वो 126 दिन का मेला जिसमें शाम को जो होता था। देखें आप भी थोड़ा इज्जत देते। लेकिन अभी आपको पता है 14 तारीख को चाइनीज वजीर आजम आ रहा है, चाइनीज वजीर आजम पाकिस्तान आ रहा है, और जब चाइनीज वजीर आजम पाकिस्तान आएगा तो आपको पता है राहें खुलेंगी, सी पैक पर मुस्बत चीजें होंगी, आपके मुल्क में रेल पे, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट, आपके मुल्क की डायरेक्शन बेहतर। 2% शरह सूद बैंक स्टेट बैंक ने कम की है, पता आपको 19.50 से 17.50, इससे पेट्रोल भी सस्ता होगा चीजें। तो ये जो मरोड़ उठ रहे हैं ना कि जब भी इस मुल्क की मैशियत बेहतर होनी होती है उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आई डोंट नो ये किन के आलाकार हैं, कोई बैरूनी आलाकार हैं, कोई अंदरूनी आलाकार हैं, अफगानिस्तान के आलाकार हैं या हिंदुस्तान के आलाकार, पता नहीं ये क्या है, ये किस मकसद के लिए लॉन्च हुए थे। अब वो बुजुर्गों की बातें भी याद आती हैं, ये कौन लॉन्च, लेकिन जब भी पाकिस्तान की मैशियत बेहतर होने की तरफ से आएंगे तो ये इसी किस्म की कोशिश करेंगे, कभी गवर्नर राज लगाने की कोशिश करेंगे, कभी सड़कों पर आएंगे, कभी आपके आर्मी को गालें दिएंगे, कभी, और जब इनको मतलब होता है तो फिर ये आपको पता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपना बाप भी करार देते हैं, फिर वो कहते हैं कि वो बाप की तरह उसकी इज्जत भी करो। असल मसला ये है। और जहां तक आपके सवाल का तल्लक है, मुझे लगता यही है जी कि आने वाले दिनों में देखें, ये किसी एक बंदे की उम्र बढ़ाने की या ये किसी एक को नहीं, मुल्क में अगर आपका आइन बना है उसमें तरमीम होती है, ये लीगल वे है। अगर असेंबली के पास, पार्लियामेंट के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है तो वो ये कर सकते हैं। कल अगर इमरान खान साहब आए, उनको ये ना पसंद हो, उनको 2/3 अक्सरियत मिले, या कोई और जमात आए, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए, या कोई दूसरी जमात आ जाए, जमात इस्लामी आ जाए, तो वो अगर उनको लगे कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ था तो 2/3 के साथ वो खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये उम्र बढ़ाई जा रही है और दूसरी चीजें बेहतर की जा रही हैं जहां जहां पे जरूरत है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये होनी भी चाहिए और वो हो भी रही है, और ये डंके की चोट पर आने वाले दिनों में होने वाली है। ऑलराइट, आफ्ताब जहांगीर साहब, आप लोगों को कितनी सहूलत, अरे सवाल तो करने दे आफ्ताब भाई, आप तो ऐसे इतने जज्बाती हो जाते हैं, आप ही का टाइम है, सवाल तो ले ले। कितनी सहूलतकारी चाहिए आफ्ताब भाई आप लोगों को? आप विफाक से कह रहे हैं कि आपको लिख कर दिया जाए कि इमरान खान का जो मामला है वो मिलिट्री कोर्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा, कितनी सहूलतकारी चाहिए आपको? ये एक बात, पहली बात ये कि ये तो हमारा हक है ना, मैं पूछ सकता हूँ ना कि आप सिविल अदालतों में चलेगा या फौजी अदालतों में चलेगा, समझे ना। अगर मैं एक सिविलियन हूं तो मुझे मंजूर नहीं है फौजी अदालतें, ये मेरा हक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं ये पूछना चाहता हूँ विनेश कि मुझे एक बताएं बात कि क्या जरूरत पड़ रही है इस वक्त कि जी फाइज ईसा साहब को जो एक्सटेंशन दी जाए, वजह, जबकि आपको पता है कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत चलता रहा आज तक। जितनी सुप्रीम कोर्ट्स थी, जितनी अदालतें थी, उसी सिस्टम के साथ चल रही हैं। जो सीनियर होता है, चाहे उसका 1 महीना रह जाता है, वो 1 महीने के लिए चीफ जस्टिस बन जाता है। लेकिन आपको इस वक्त ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि यार फाइज ईसा के होते हुए हैं हमारे जो मामलात हैं वो बहुत आसान हैं, हम जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, तो इसलिए हम उसको एक्सटेंशन दे दें। वरना एक नॉर्मल तरीका है कि जी उसका टाइम पूरा हो रहा है, अभी तक उसका अनाउंस कर देना चाहिए था आने वाले चीफ जस्टिस का, और खत्म हो गई बात। एक तरीके का चल रहा होता, चलता रहता। आप क्यों कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं भाई, बताएं, जवाब जल्दी से दे रहे हैं, मुझे ब्रेक पर जाना है। हाँ। ये इनको लग रहा है, ये ऐसा हो रहा है क्या? ये मुझे बता सकते हैं कि इनको क्या जरूरत थी जनरल बाजवा को सादे कागज पर लिख कर देने की, जी आपको 3 साल एक्सटेंशन होगी है? क्या इनको क्या जरूरत थी आसिम सलीम बाजवा की, जो अरबों रुपए की करप्शन थी, एक सादे कागज पर लिख करके इमरान खान, मैंने इंक्वायरी कर ली है, किसी जरूरत नहीं है। और भाई अभी जो हो रहा है वो सादे कागज पर नहीं हो रहा, वो पार्लियामेंट कर रही है 2/3 अक्सरियत के साथ। और जब पार्लियामेंट 220 से ज्यादा अफराद इस पे वोट डालेंगे तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट का हक है। ये मैं नहीं कर रहा, ये 1% नहीं कर रहा, ये सादे कागज पर नहीं हो रही, ये जो भी हो रहा है मुल्क के वसीत और मफाद में हो रहा है, और पूरी पार्लियामेंट इसके साथ खड़ी है। हाँ, एक इंतशार पसंद जमात है जिनको ये नहीं वारा खाता, या उनको लगता है इससे उनका नुकसान होगा, या इससे लगता है ये उनके लिए हो रही है, तो वो उनका अपना प्रॉब्लम, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो तैमूर तालपुर साहब हैं उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या लगता है कि ये जो तरमीम हो रही है ये किस तरह से, कैसे मुमकिन हो पाएगा। नेशनल असेंबली के अंदर 2/3 मेजॉरिटी बिल्कुल है, लेकिन सेनेट के अंदर नहीं है, तो इसकी टाइमिंग क्या होगी, और प्लस पीटीआई को ये मुतमईन कैसे करेंगे, इसका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। तैमूर तालपुर साहब, हाँ जी बताइए, ये पीटीआई को कैसे आप लोगों ने कन्विंस करना है, किस तरीके से आप ये कानून साजी कर पाएंगे? जी, कि अगर एज बढ़ा रहे हैं जजों की या कोई और सिस्टम, कोई और फॉर्मूला आ रहा है, तो राइट नाउ इट इज जस्ट गेस वर्क। बाकी रही बात पीटीआई की, तो पीटीआई को तो मुतमईन सिर्फ कर सकते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज साहब। और हाफिज साहब इनको जो है वो खुश करने के मूड में कहीं से भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से जहां पर हैं ये वहीं पे बैठे रहेंगे। जो शोर शराबा करते रहते हैं असेंबली में, गालम गलोच, मारपीट,
अपना जो इनका पीटीआई का स्टाइल है वही गालम गलोच करते रहेंगे, लोगों की माँ बहनों को गालियां देते रहेंगे और अवाम बर्दाश्त करती रहेगी। हाफिज साहब ने तो मेरे ख्याल से बड़ा क्लियरली कह दिया कि वो ए पॉलिटिकल है। बहुत परेशान है। अच्छा, बारी बारी आफ्ताब भाई, इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ, उनकी बात तो सुन लें। वो इतने आराम से सफर के अंदर आपसे बात। अरे सर, उनका नहीं टाइम पूरा हुआ। आफ्ताब इस तरह से, आफ्ताब भाई आप इस तरह से हाईजैक ना करें मेरा शो प्लीज, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। जी तैमूर साहब बात मुकम्मल करें, टेक योर टाइम। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि व्हेन आई एम स्पीकिंग तो आफ्ताब भाई ना बात करें, जब दूसरे भाई भी कोई बात करें तो हर कोई मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्पेक्ट करे और हर किसी को उसकी बात करने का मौका देने का जो है इजाजत होनी चाहिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, ना ही मैं गंडापुर स्टाइल में बात कर रहा हूँ कि आफ्ताब भाई इतना जज्बाती हो जाते हैं कि बीच में ही बोल देते हैं। मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। देखें, अभी तक यू डोंट नॉट नो कि क्या एज बढ़ रही है या कोई नया फॉर्मूला आ रहा है, तो वी आर जस्ट गेसिंग। आई थिंक द ओनली पीपल हु माइट बी नोइंग इज प्रेसिडेंट जरदारी, चेयरमैन बिलावल और शहबाज शरीफ साहब कि क्या फॉर्मूला आने वाला है। पर ये एक असेंबली का राइट है, एक असेंबली को मेंबर्स को ये राइट है कि वो जब चाहें, अगर समझते हैं कोई कानून चेंज हो सकता है और उनके पास 2/3 अक्सरियत है, 2/3 मेजोरिटी है, तो इट इज देयर राइट टू गो फॉर इट, इट इज आवर राइट टू गो फॉर इट। जो हम समझते हैं इस मुल्क के लिए बेहतर है, हम उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। उसमें किसी को ये बात पसंद आए, किसी को ये बात ना पसंद आए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट द वे वी थिंक इट्स बेस्ट फॉर द कंट्री। राइट। संधेला साहब, इससे पहले कि मैं आफ्ताब भाई के पास जाऊं, मैं चाहती हूं कि वो आप दोनों को इकट्ठे रिस्पॉन्स करें। वेरी क्विकली मुझे बता दें, बिकॉज सेनेट में आप लोग के पास मेजोरिटी नहीं है, नेशनल असेंबली में आपके पास मेजोरिटी है। तो मौलाना फजलुर रहमान वंस अगेन, बिकॉज ही इज हैविंग द गोल्डन नंबर्स ना, क्या है जी, कौमी असेंबली के अंदर 8 है, सेनेट में 5 उनके वोट हैं। तो अगर आप उनको अपने साथ मिला लेते तो सेनेट में आपके पास एक बढ़तरी आ जाएगी, मेजोरिटी आ जाएगी। तो मौलाना साहब को एंगेज करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं? मौलाना साहब ऑलरेडी एंगेज हैं। मौलाना साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ हैं। मौलाना साहब जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा हैं। सिर्फ ऐलान नहीं हो रहा। और जब साथ है सर, नहीं सर, इमरान खान के साथ कैसे हो सकते हैं? मौलाना साहब ने हमें 30 साल बताया कि इमरान खान कौन है। मौलाना साहब 30 साल लोगों को बताते रहे कि इमरान खान की असल शनाख्त है क्या। इमरान खान 30 साल तक बताते रहे मौलाना साहब वो किन का एजेंट है। चले वो पुरानी बात हो गई ना, आपको पता है नहीं पुरानी होगी ना, ये हो नहीं सकता। मौलाना साहब के साथ राब्ते में मौलाना साहब से बात हो गई है। 3 वोट चाहिए सेनेट में, 3 सेनेटर चाहिए सेनेट से पास करवाने के लिए। कोई परेशानी नहीं है, किसी जगह पे कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ आप ये देखें कि आने वाले चंद दिनों में जिस तरह पीटीवी देखा करेंगे ना खान साहब जेल में, तो वहां पर जाके उनका जो खून है ना वो गर्म हुआ पड़ेगा। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में पीटीवी पे कुछ ऐसे चेहरे नजर आने वाले हैं जिनको देखकर इमरान खान को बड़ी तकलीफ होनी है। बल्कि रिमोट भी नहीं होना और टीवी भी बड़ी दीवार के कहीं ऊपर लगा होना है जहां से सिर्फ खान साहब देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह आने वाले दिनों में ये सेनेट में और पार्लियामेंट में ये जब करारदाद पास होगी ना, वो थोड़ा सा हल्के से हाथ रख रहे हैं ताकि ये पास होने के बाद किसी को हार्ट अटैक ना हो। इमरान खान साहब को जेल के अंदर आफ्ताब जहांगीर सब नजर आएंगे ना पीटीवी पे, खुश होंगे वो आफ्ताब भाई को इतनी देर के बाद देखकर कि बिन सलीम भी नजर आएगी वहां पर। चलिए तैमूर तालपुर साहब, आप मौलाना, मैं आ रही हूँ आफ्ताब भाई, पता क्या टाइम बहुत कम है। तैमूर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे मौलाना साहब के ऊपर, जल्दी से कह दीजिए, फिर मैंने आखिरी 2 मिनट जो है ये आफ्ताब भाई को देने हैं। जी सर। नहीं, आई वाज जस्ट सेकंडिंग माय फ्रेंड कि वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और जरदारी साहब की मुलाकात हुई है और बड़ा जल्द आप एक बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट सुनेंगे। इमरान खान न्याजी के साथ सिवाय आफ्ताब भाई के मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बचेगा। और आफ्ताब भाई की अपने बात की, वो जेल में जाके मिले तो आफ्ताब भाई तब मिलेंगे जब आफ्ताब भाई जो गुस्सा मुझ पे करें उससे काम नहीं चलेगा। जरा मुझे और मेरे भाई को दोनों को 2-3 गालियां दे दे, फिर जरूर टाइम मिल जाएगा इनको इमरान खान से मिलने का, फिर वो खुश हो जाएंगे। जी आफ्ताब भाई, अब आपके पास टाइम है, आखिरी 2 मिनट ले लीजिए। तालपुर भाई आप तो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, समझे ना। लेकिन आपको पता है कि मैं वैसे मेरे ताल्लुकात हर एक के साथ अच्छे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक मुश्किल दौराहे पे है। अगर मौलाना साहब इस वक्त कोई ऐसा फैसला करेंगे तो जो थोड़ी बहुत इज्जत मौलाना की है वो भी मौलाना साहब की इज्जत जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि मौलाना साहब ने खुलकर कहा है कि मैं अपोजिशन के साथ हूँ, आज भी कहा है कि मैं अपोजिशन के साथ हूँ, समझे ना। मैं अपोजिशन के फैसलों के साथ पाबंद हूँ। तो अब मिलकर जो भी फैसला हो, अब मिलकर फैसला करने का मतलब ये है कि जी अगर अपोजिशन कहेगी कि जी हमने इस बिल को सपोर्ट करनी है तो बिल्कुल करें सपोर्ट, अगर सब कहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तरीकेकार गलत है। जिसका जो टाइम है उसको उतना टाइम मिलना चाहिए और उस टाइम के बाद उसको अपने घर जाना चाहिए और अपने किरदार को साफ सुथरा रखे ताकि वो लोगों में जब जाए तो लोग उसको खुशी से उसके साथ हाथ मिलाएं
उसके साथ सेल्फियां खिंचाएं और लेकिन कहें कि आफ्ताब जी भाई, ये देखें। जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तौर पर इससे मुस्तफीद नहीं होंगे, या अगर होगा भी तो उससे हाँ जी। सर वो पता क्या कह रहे हैं आप, बड़े कमाल की बात की उन्होंने, वो भी इत्तेफाक से हमारे पड़ोसी हैं, मेरे और तालपुर साहब के, वो भी फेज 1 में ही रहते हैं, समझे ना। अच्छा मसला ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जी मैं नहीं कुछ कर रहा, अगर आप सबके लिए कर रहे हैं ना तो फिर ठीक है, फिर मेरे लिए भी कर दें, मुझे कोई इतराज नहीं है। तो मतलब वो रास्ता भी बता रहे हैं कि भाई ऐसा कर लो ताकि ये कि सारे खुश हो जाएं, फिर ट्रांसफर कर दो, इस्लामाबाद वाले का कर दो जी जैकबाबाद में, ये सारी चीजें करें ताकि उनके केसेसों को डिस्टर्ब करें। अदालतों को काम करने देना चाहिए। अदालतें अपना काम अगर सही करेंगी तो मुल्क के अंदर इनकलाब भी आएगा, मुल्क तरक्की भी करेगा, मुल्क खुशहाली की तरफ भी अब मुझे जाएगा। बताएं आफ्ताब भाई, अदालतें इससे बेहतर और क्या काम दिनेश, करें एक कि ही डर इस्लामाबाद है कि गुड टू सी यू वाली अदालतें नहीं रहेंगी, सिवाय इसके और कोई डर नहीं है। चलिए जी, चलिए अच्छा जी, देखें, ये मेरे ख्याल से इसी के ऊपर हमें जो है आज का शो जो है उसको खत्म कर देना चाहिए, बिकॉज प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपसे पीर को दोबारा मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।